ठीक है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अब तो आपके पास क्या है, टारगेट भी रहता है। पढ़ाई कहीं कब होती है, जब अपने पास टारगेट हो। अब अपने पास कितने दिन का टारगेट है, 120 दिन का। अब 120 दिन में आपको देख लो दुनियादारी से क्या हो जाना है, अलग हो जाना है। 120 दिन आपको सिर्फ एग्जाम का देने का मजा तब आता है जब 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। लास्ट का 1 महीना किसके लिए रखना है अपने को, मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए। लास्ट में जितना प्रेशर कम होगा एग्जाम देने का मजा उतना ही आएगा। वरना लास्ट तक अपन सिलेबस करते रहेंगे तो फिर वो मजे वाली बात नहीं आएगी। 3 महीने में आपका सिलेबस कैसे भी करके आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिजिकल का एक पेपर पूरा फिजिकल का है आपके, तो सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, फिजिकल को। फिर जीके के जो पेपर्स है उनको, ठीक है, जीके का पूरा पेपर ही है। जीके के पूरे पेपर में इधर देखो, जीके के पूरे पेपर में सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको राजस्थान से। हिस्ट्री में ज्यादा मत उलझना, ठीक है। हिस्ट्री में पूरे उलझ गए तो आप फिर दूसरे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री को साथ में 1-2 घंटे लेके बैठो। पॉलिटी पढ़ो, ठीक है, इको सर्वे पढ़ो। इंडियन पॉलिटी है आपके, इंडियन पॉलिटी पढ़ो। और जो अपने करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का एक पोर्शन आएगा 10 नंबर का, वो भी आपको पढ़ना है। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है। आप सबसे पहले आप जाके देखो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसको पहले प्रिपेयर करके छोड़ दो, ठीक है। फिर एक पूरा फिजिकल वाला तो पेपर है ही आपके, उसको तो अपने हर हालत में नहीं छोड़ना है। सिलेक्शन उसी से ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप क्या करोगे, जाके घर पर स्ट्रेटेजी बनाओ आपके क्या कौन से सब्जेक्ट कमजोर है, कौन से नहीं है। और 3 अपने का टारगेट कितना रखना है, 3 महीने का। 3 महीने को अपना क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। कौन सी भी हालत में, चाहे 10 घंटे लगे चाहे 11 घंटे लगे, अपने को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जी लास्ट का 1 महीना है ना, उसमें अपने को सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक तो PYQ मॉक टेस्ट रिवीजन। लास्ट के 1 महीने में कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, और जितना आपको कंटेंट दे रखा है उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ो। सबसे पहले आजकल एग्जामों में आपने देखा होगा चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जितना कंटेंट कम रहेगा उतना क्या होगा, याद होगी। तो वही बात है, कंटेंट के पीछे मत भागना, ठीक है। जो पहला पेपर है फिजिकल का उसको अच्छे से तैयार कर लो, साथ में जीके को तैयार कर लो। हिस्ट्री में ज्यादा नहीं उलझना है। अगर हिस्ट्री में उलझ गए, कुंभा सांगा वगैरह वगैरह, उसमें आप उलझते ही रह जाओगे। हिस्ट्री में आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और संगठन, 5 टॉपिक है। इसके नोट्स कितने होंगे, 80 पेज के। आप राजस्थान की मॉडर्न रिवाइज करने बैठोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे में पूरी मॉडर्न रिवाइज हो सकती है। फिर राजस्थान की पॉलिटी 1 दिन की है, फिर इंडियन पॉलिटी 1 दिन की है। ये तभी है जब आपने पढ़ रखी है, वरना इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे 10 दिन लगेंगे आपको। तो आज से ही जो जहाँ मतलब मिनिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट वाले सब्जेक्ट है ना, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, सेपरेट कर लो। जैसे मैंने राजस्थान PSI में एक ही गलती की थी। मेरा अभी राजस्थान PSI जो हुआ था ना SI वाला, उसमें मैंने क्या किया था, हिंदी के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। उसमें मैंने ये किया था कि क्या है, अपने रटने की कैपेसिटी बहुत हाई है, हिंदी को रट लेंगे। लेकिन उसमें मैं अगर स्मार्ट वर्क कर देता ना, मेरी हिंदी, मेरा जीके में अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन मेरी हिंदी मुझे पता है कैसी है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा राजस्थान SI में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, मुहावरों से, पारिभाषिक शब्दावली से। मैं संधि करने में मैंने 3 महीने लगा दिए थे, ठीक है। फिर 1 महीने संधि छोड़ दी, फिर 5वें महीने संधि उठाई, वो संधि वापस भूल गया, ठीक है। सच में एक टॉपिक में अपन उलझ जाते हैं ना, तो फिर वही होता है। और SI में ये हुआ था कि बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ऐसा पेपर बनाते थे कि एक टॉपिक में अपने को क्या है, किसी बाहर ही नहीं निकलने रहा। पारिभाषिक शब्दावली की मेरे को 500 पेज की किताब पकड़ा दी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पढ़ो इसको। अब एक पारिभाषिक शब्दावली पढ़ने में कितने घंटे जाते थे, 4 घंटे। पेज कितने आते थे, उसमें से 30 पेज याद करने थे। हालांकि किसी कोचिंग ने, बट सेरेमिक एकेडमी थी, उसने 40 पेज के नोट्स बनाए, उसमें से 6-7 क्वेश्चन आ गए। और हमारे वालों ने क्या दिए थे, 500 पेज के
वो लिफाफा, तो बेनिफिशियल कौन सा रहा था आपके लिए? 40 पेज का। देखो करंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी कोई मैगजीन हो उसमें मैटर ज्यादा होगा, अपन क्या करेंगे, कंटेंट लिमिटेड रखेंगे। सवाल का कितना फर्क पड़ेगा? 2 सवाल का। लेकिन वो 2 सवाल याद भी होने चाहिए उस मैगजीन से। ज्यादा डाटा याद होता है क्या? जितना पढ़ो, कम पढ़ो, सटीक पढ़ो। एक ही है, जितना रिवीजन होगा आपका उतना ही बेस्ट है। और सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट। क्या है जरूरी? मॉक टेस्ट। आप भले ही कितने होशियार हो, आपको आपके 2 या 3 घंटे वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपकी मेहनत की है। आपका लोग आपकी नहीं देखेंगे मेहनत की, 4-5 महीने से कितने पढ़ेंगे। लोग क्या देखते हैं? रिजल्ट देखेंगे। आपको जज कर देंगे 2 मिनट में कि भाई पढ़िएगी नहीं, पढ़ तो आज हो जा। तो वही थिंग है भाई, मैं तो कह रहा हूँ मॉक टेस्ट दो। चाहे आप अपन सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मॉक टेस्ट देंगे। सिलेबस कभी कंप्लीट लाइफ में नहीं होता। 90% सिलेबस कंप्लीट होता है, 10% जो चीजें होती है वो कहाँ से कवर होती है? मॉक टेस्ट से कवर होती है। जैसे कोई भी टॉपिक हुआ, पुराने पेपर देखो उसके, या फिर अपने कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज होती है वो लगाओ। जरूरी नहीं है कि अपने नंबर के पीछे भागो। नंबर लाके किसको बताना है इधर, ये बताओ। वहां पर तो सारे क्वेश्चंस मिक्स ही आएंगे। अपने को मेन क्या करना है? पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना है। आप रोज मॉक लगाओगे ना तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? ट्रेन हो जाएगा। आजकल आपके बोर्ड के एमसीक्यू देख लो कैसे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सेम ही टॉपिक से बना रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां से उठाया, दूसरा स्टेटमेंट कहां से उठाया? दूसरे टॉपिक से, तीसरा स्टेटमेंट चौथे टॉपिक से। तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा याद क्या रखना है? फैक्ट याद रखना है। तभी वो क्या होगा? पेपर क्लियर होगा। और किसी को देखना है कि पेपर किस टाइप का आएगा जीके का। ये लैब असिस्टेंट वाला ज्योग्राफी वाला पेपर हुआ था ना, वो उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? जीके का पैटर्न नहीं, आरएसएमबी का जो है, आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखना। जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, वो देखना। उसने बीकानेर में एक चौथा स्टेटमेंट लिखा था। बीकानेर में जो है, जो क्रांति है वो सबसे पहले हुई थी। ठीक है? अब मैंने बहुत पढ़ रखा, 1857 की क्रांति पढ़ रखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां जज क्या करना था। बीकानेर में पहले नहीं हुई थी, 1938 में महाजन में हुई, फिर उदरासर में हुई, फिर खारा में हुई, वगैरह में हुई। ऐसा वो स्टेटमेंट से रिलेट करना था। तो भाई चीजें क्या होनी चाहिए? मुंह पर याद होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा? पेपर पास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? मॉक टेस्ट। भले नंबर कम आओ चाहे ज्यादा हो, आपको क्या देने हैं? मॉक देने हैं। इतना सब बाकी आपकी इच्छा है भाई। मेरे तो बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं तो मुझे पता है वेरी वेल। ठीक है? तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? उद्योग। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका? इकोनॉमिक सर्वे का। उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। उद्योग क्या होता है बताओ? जीडीपी में कौन से 3 फैक्टर योगदान करते हैं बताओ? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र अपन ने परसों पढ़ लिया, कृषि अपन ने उससे पहले पढ़ लिया, और सबसे पहले अपन ने क्या स्टार्ट की थी? उद्योग। क्या स्टार्ट किया था? उद्योग। ठीक है? नए कौन है जिसने उद्योग वाली क्लास नहीं ली थी? जीडीपी बारे में पता है? ये सब नॉर्मल चीजें पता है क्या? नहीं पता? नहीं पता? जीडीपी आपको ही नहीं पता? फ्री हो? ओम प्रकाश बांगड़ा फ्री? हाँ, मैंने जीडीपी कृषि में बताई थी ना यार, समझ में नहीं आई। रॉकेट साइंस थोड़ी है। इधर देखो, जीडीपी इक्वल टू पैसे, ग्रोथ। ठीक है? जीडीपी होती क्या है? एक साल में अपन ने जितनी वस्तुएं उत्पन्न की, अपन ने मतलब भारतीय सरकार ने, ठीक है, एक साल में सरकार ने जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पन्न की है, उनका अंतिम मूल्य ही क्या है? जीडीपी। जैसे सरकार ने 100 रुपए की क्या दी? सेवा,
200 रुपए की क्या दी, गुड्स यानी माल वगैरह, ठीक है। कितने में दी, 1 साल में दी। कौन सा पीरियड लेता है, 1 साल में। तो इसकी जीडीपी क्या हो जाएगी, 300 रुपए। क्या हो जाएगी, 300 रुपए। सेवा कितनी है, 100। माल वगैरह कितना है, वस्तुएं वगैरह 200। तो कोई पूछे कि जीडीपी कितनी होगी, 300। क्या होगी, 300। जीडीपी में क्या देखा जाता है, अंतिम मूल्य। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, बोर्ड का देता हूं इस बार, हर बार कार का देता हूं, इस बार क्या दूंगा, बोर्ड का। ये बोर्ड है, इसमें चिप्स भी लगी है, छोटे छोटे वो क्या इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे हैं, ये ग्लास लगा है, ये मार्कर लगा है, ठीक है। अब इसको छोटी छोटी चीजें 10 20 30 40, ये कितने हो गया, 40 रुपए का बोर्ड हो गया। कितने का हो गया, 40 रुपए का बोर्ड हो गया, ठीक है। इन पार्ट्स की 10 10 20, ये 40 रुपए का बोर्ड हो गया। फिर ये बन के हुआ, इसमें अपन ने 10 रुपए और ऐड कर दिए, टोटल कितने हो गया, 90 रुपए का, ठीक है। अब ये 90 रुपए का एक्चुअली बोर्ड है क्या, नहीं है, क्योंकि अपन ने जो ये 40 रुपए क्या है, पहले ही काउंट कर लिए, ठीक है। अब फिर अपन ने उसका 50 रुपए और जोड़ लिए, लेकिन अपन इसमें क्या देखेंगे, अंतिम मूल्य, ना कि 10 रुपए इसके लगे हैं, 10 रुपए इसके लगे हैं, 10 रुपए इसके लगे हैं। अपन उसको कहेंगे बोर्ड पूरा कितने का है तेरा, टैक्स वगैरह जोड़, बोर्ड कितना है तेरा, 50 रुपए का। टोटल बोर्ड कितना हो गया, 50 रुपए का। जीडीपी कितनी हो गई, 50। इससे नहीं तो एक कार वाले को समझो, अपन ने 1 साल में क्या बनाई, एक कार बनाई। कार में क्या लगते हैं, टायर, इंजन वगैरह वगैरह सारी चीजें लगती है। अब समझ लो 80 रुपए का टायर है, 80 80 160, ठीक है। और 20 रुपए की इसकी बॉडी है, कितने हो गए, 180। 20 रुपए का इसका कुछ अलग समझ लो, कितने हो गए, 200, ठीक है। अपन इसमें कहेंगे, अपन ने ये तो चीज ले ली, ठीक है। अपन जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ी बताएंगे अपन ने इतने टायर बनाए और इतना ग्लास लगाया, इतना ग्लास लगाया। अपन इसको एक रूप में कैलकुलेट करेंगे कि पूरी फाइनल क्या बनी है, कार बनी है। इसकी जो जीडीपी होगी वही क्या होगी, कार की जीडीपी होगी कि नहीं होगी। अरे टायर इसकी कीमत लगा देंगे तो कार की कीमत निकलेगी नहीं निकलेगी। तो जीडीपी में अपन किसको काउंट करेंगे, कार को या टायर को, कार को। अगर अपन टायर को और काउंट कर देंगे तो जीडीपी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी एब्सोल्युटली। अपन इतनी सेवाएं, एक एक तो पूरी कार है, उसमें से टायर अलग कर दिए, उसमें से क्या अलग कर दिए, ग्लास अलग कर दिए वगैरह अलग कर दिए, जीडीपी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। टायर की जीडीपी अलग हो गई, ग्लास की अलग हो गई, इसकी अलग हो गई। तो ऐसे तो अपन बहुत छोटी छोटी चीजों से अपन क्या बढ़ा सकते हैं, जीडीपी। लेकिन सरकार क्या करती है, अंतिम मूल्य देखती है। क्या देखती है, अंतिम मूल्य। इसका अंतिम मूल्य किसके रूप में होगा, कार के रूप में होगा। ये तो क्या हो गई, जीडीपी यानी वस्तुएं। जीडीपी में दो चीजें आती है, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं अपन ने 200 रुपए की उत्पन्न कर ली, सेवाएं कितनी दे दी, 200 रुपए की। तो अपनी जीडीपी कितनी हो गई, 400 रुपए। तो जीडीपी की एक ही परिभाषा दिमाग में याद रखो, 1 साल में अपन ने जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की है वो क्या होगी, जीडीपी। जीडीपी में क्या वस्तु और सेवा का क्या देखा जाता है, अंतिम मूल्य। क्या देखा जाता है, अंतिम मूल्य, ठीक है। यही क्या है, जीडीपी। यदि आपको क्लास जैसे अपन ने कोचिंग की जीडीपी बतानी है, ठीक है, अपन ने कोचिंग ने कितने वस्तुएं उत्पन्न की है और कितनी सेवाएं उत्पन्न दी है 1 साल में, उसका टोटल लगा तो कोचिंग की क्या आ जाएगी, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी को देखने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत पर देखते हैं 2011-12 से। जीडीपी को दो तरीकों में देखा जाता है। जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, अभी वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जो आप जो है स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत वो कंफ्यूज हो जाते हैं बेस ईयर में, ठीक है। अभी सर्वे में 2011-12 ही है, ठीक है। अभी 22-23 की बात चल रही है चेंज करने की। अभी मई में लागू होगा, 15 या 18 मई से समथिंग लागू होगा वो। जीडीपी को देखने के दो तरीके हैं,
स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत पर अपन देखते हैं आधार वर्ष 2011-12। अपन इसमें देखते हैं कि 2011-12 से अपनी जीडीपी कितनी बड़ी है। भाई एक अपने कोई ले लिया क्या रेफरेंस पॉइंट कि 2011-12 से अपन कंपेयर करके देखेंगे अपनी जीडीपी कितनी बड़ी है। एक पिछले साल से देख ले तो वो प्रचलित कीमत पर, जैसे यहाँ पर थी जीडीपी 25 रुपए, ठीक है, महंगाई के कारण जीडीपी हो गई 30 रुपए। ये ग्रोथ बताएगा क्या रियल? इसमें क्या ऐड हो गई? महंगाई ऐड हो गई। अब जैसे कोई वस्तु पहले 10 रुपए की मिल रही है, अब कितने की मिल रही है? 20 रुपए की। तो जीडीपी में उसका योगदान बढ़ेगा कम होगा? कीमतें तो बढ़ेगी ना उसकी, पहले 10 रुपए में आती थी और अब 20 रुपए में। अब आप महंगाई करके आप बता दो कि जीडीपी इतनी हो गई, वो सही है क्या? इसलिए सरकार जो है दो रास्तों पर जीडीपी देखती है। एक तो स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पर यह है कि 2011-12 में जो भी कीमत थी उससे कंपेयर करके देखेंगे, उसमें महंगाई ऐड होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अपन उससे कंपेयर करके देख रहे हैं। 11 में इतनी थी, अब इतनी बड़ी है। तो स्थिर कीमतों पर जिसे जीडीपी देखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। उसमें क्या ऐड नहीं होती? महंगाई ऐड नहीं होती। और प्रचलित पर देखते हैं पिछले साल से कंपेयर करके, इसलिए इसमें क्या ऐड होती है? महंगाई। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा जो आंकड़े हैं किसके ज्यादा है? प्रचलित के, ठीक है। ग्रोथ पर ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा होगी? प्रचलित की, क्योंकि महंगाई ऐड होगी तो अपने आप अपने को क्या दिख जाएगी? ग्रोथ रेट। अब 10 से 20 रुपए हुआ, ग्रोथ रेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब इधर कितना फर्क होगा? इधर बहुत कम फर्क होगा, 9 से 10 हो जाएगा। भाई एक्चुअल जीडीपी में क्या होता है? 9 से 10 हो जाएगा। इधर तो 10 से क्या बढ़ रहा है? 20। किसके कारण बढ़ रहा है? महंगाई से। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा जीडीपी होती क्या? जीडीपी वही होती है, एक वर्ष में अपन ने जितनी सेवाएं और वस्तुएं उत्पन्न की है वही क्या है? जीडीपी। जीडीपी में क्या देखा जाता है? अंतिम मूल्य। जीडीपी को देखने के दो तरीके हैं, स्थिर कीमत 2011-12, प्रचलित कीमत पिछले साल से कंपेयर करके। अब जीडीपी को देखो 3-4 तरीकों से निकाला जाता है। अगर अपने को दो तरीके वो नहीं देखना है, खर्चा वगैरह कंजप्शन मेथड होता है वो, ठीक है। अपने को जो सर्वे में दिया हुआ है वो देखते हैं। सर्वे में दिया हुआ है GSV है, आपको पता है 3 सेक्टर मेन है। कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में चले जाओ, कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर है। कौन कौन से? कृषि, सेवा और उद्योग। अब इनकी टोटल, इस कृषि ने इतना योगदान दिया है, उद्योग ने इतना योगदान दिया है और सेवा क्षेत्र ने इतना योगदान दिया है। इनकी सेवाएं और वस्तुएं लगा लेंगे टोटल एक साल में, तो वो जीडीपी निकलेगी नहीं निकलेगी? निकल जाएगी ना। देखो जैसे कृषि ने 30 तो क्या दी है? सेवा और वस्तु है एक साल में। उद्योग ने भी कितनी दी है? 30 सेवा और वस्तु है। और कृषि ने भी कितनी दी है? 30 सेवा और वस्तु है। कितने साल में? एक साल में। इनका अंतिम मूल्य ही है। अब इसका जीडीपी कितनी हो जाएगी? 90। कितनी हो जाएगी? 90, ठीक है। कृषि के आंकड़े, सेवा के आंकड़े और उद्योग के आंकड़े मिला के क्या बनाते हैं? जीडीपी। तो अपन अब देखेंगे कि कौन से सेक्टर ने कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है। तो कौन सा सेट चालू कर रहे हैं अपन? उद्योग। क्या चालू कर रहे हैं? उद्योग। अपन देखेंगे उद्योग ने कितने पैसों का योगदान दिया है, कितने परसेंटेज पर दिया है और कितनी वृद्धि हुई है। अपन ने देखा था सेवा में 46, सामने क्या है? 47, 71, नीचे क्या है बताओ? 4.08, सामने क्या है? 8.17। और ग्रोथ रेट कितनी है बताओ? 11, 15, 13, 52। 11, 15, 13, 52। इसमें अपन ने पढ़ी थी, बताओ क्या पढ़ी थी? 2.48 लाख करोड़, 4.54 लाख करोड़, ठीक है। इधर देखो, तो अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? उद्योग। अपन देखेंगे उद्योग में कितना योगदान दिया है जीडीपी में, ठीक है। मैंने बताया था जीडीपी को कितने बेसिस पर देखा जाता है? 2 बेसिस पर। किस पर देखा जाता है? 2 बेसिस पर, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। अपन देखेंगे कि स्थिर कीमत यानी 2011-12 से अपना उद्योग ने कितना
कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में, पिछले साल से कितना किया है। ठीक है, वो स्टेटमेंट बताया था ना परसों पीएसआई वाले में, परसों मैंने करवाया था ना वो एसआई टेलीकॉम एसआई का क्वेश्चन, याद है क्लास में, याद है परसों करवाया था मैंने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए थे। उसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या, प्रचलित कीमत पर ज्यादा है, तो ज्यादा है ना, देखो महंगाई होगी तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी, वही होगा। ठीक है, वो सोचने वाला क्वेश्चन था, जिसके डेटा रटे हुए होंगे उसके ही होंगे। अब देखते हैं, अब बात करते हैं जीडीपी उद्योग की। उद्योग जो है अपने कितने लाख रुपए का कंट्रीब्यूट करता है, 2.48 लाख। इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी, दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8, 2.48 लाख करोड़, 454। कोई पूछे आपको उद्योग जो है जीडीपी में, ठीक है, स्थिर कीमतों पर कितने लाख रुपए का योगदान देता है, कितना, 2.48 लाख। स्थिर कीमत पर कितना, 2.48 लाख करोड़। प्रचलित कीमत पर 4.54 लाख करोड़। वृद्धि दर 7.02। वृद्धि दर स्थिर कीमत पर 7.02, इधर 6.99, 28, 21, 26, 55। ठीक है, 28, 21, 26, 55, ये क्या है परसेंटेज में, ये क्या है वृद्धि दर। अब आपको कोई पूछे जीडीपी में उद्योग परसेंटेज बताओ, उद्योग का कितना परसेंटेज है, स्थिर कीमत पर कितना है 28 पॉइंट, प्रचलित कीमत पर 26, पैसों में 2.48 लाख करोड़, उधर 4.54 लाख, वृद्धि दर 60.02, 6 पॉइंट, ये अपने को याद नहीं करना। ठीक है, सीएजीआर अपने को याद नहीं करना, पूछते भी नहीं है। तो 3 डाटा बताए थे मैंने, इधर देखो क्या क्या है। अपन ने क्या देखे, किसके डाटा देखे, इस पर देखे, फिर और लाख में बताओ, दो, दो दूनी चार, चार दूनी लाख करोड़। मुझे याद है टेंशन मत लो, बोले 4.54 लाख करोड़। 28.21%, 26.55%, इधर 7.02, इधर कितना है 6.99। ये क्या है वृद्धि दर। अपने को पूछे प्रचलित कीमत पर उद्योग की वृद्धि दर कितनी है, 6.99, स्थिर कीमत पर 7.02, लाख में 2.48 लाख, 4.54 लाख। वृद्धि दर हो गई परसेंटेज 28.21, 26.55। यहां तक की बात हुई क्लियर, क्या रामायण गई बताई, समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए जीडीपी, जीडीपी में अपने कौन सा क्षेत्र देखा है, उद्योग का। शॉर्ट नोट्स बना लो बोले इस डाटा के, तीनों डाटा जो है कृषि के, इंडस्ट्री के और सेवा क्षेत्र के, एक पेज में लिख लो, याद करने में क्या होगी, आसानी होगी, वरना मिक्स हो जाएंगे, सेवा का इधर जाएगा, कृषि का इधर जाएगा। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, उतार लो इसको, रफ पेपर पर उतार लो। पानी बोतल लेके आना। जल्दी लिखो, चैप्टर बहुत बड़ा है, आज करना है अपने को पूरा ये।
लिख लिया? देखो, उद्योग जिन्होंने नहीं पढ़ा है, साथ में याद कर लेना, घर पे जाते ही याद हो जाएंगे यदि आपने खोल के देख लिया किताब को, वरना याद नहीं होंगे आंकड़े। और उद्योग के मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन आए थे लैब असिस्टेंट में, 4 क्वेश्चन। एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। अपन हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं, उसमें से आते हैं 4 क्वेश्चन, तो आते ही नहीं है वो कभी कभी। और आजकल तो क्रम के अनुसार और पूछ रहे हैं। मुझे क्या पता दादू दयाल कब पैदा हुआ है। अब संतों का कर्म याद करूं, लोक देवता का करूं, लोक देवियों का करूं, के संप्रदाय का कर्म याद कर, किसके कर्म याद करें? कुछ भी। तो वो तो क्या है, मान के चलो 20-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पेपर को क्या बनाएंगे, हार्ड। कंपटीशन कितने क्वेश्चंस में है, बात पीछे बचे क्वेश्चंस में, वो 30 किसी से नहीं होंगे। लेकिन वही 30 किसी ने कुछ मारी की, हाँ टॉप पे लगाऊंगा मैं, वो क्या चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। अरे वो छोड़ने के ही होते हैं, सारे चीजों के पीछे नहीं भागना है। अरे अपने क्या आता है, फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। एग्जाम पेपर में बैठते हैं ना, तो यार नहीं नहीं अपना जो है टोरा सही हो जाएगा। ये मेरे 3-4 भर्तियों में मैंने ये किया था, ठीक है। लेकिन मैं लैब असिस्टेंट में कसम खा के बैठा था, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आ रहा है उसको ही एक्यूरेट करना है। इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग बचने के लिए टोरे नहीं लगाए। मैंने अटेंड किए थे 90 किए, उसमें से 85 तो सही हो रहे हैं। एक्यूरेसी मेरी बहुत है। देखो मैंने इसलिए दिया था कि देखो मेरा जो मेन टारगेट है वो क्या है, आरएस। और फिजिकल जियोग्राफी मेंस में आती है, इसलिए फिजिकल जियोग्राफी मैंने पढ़ी ही नहीं। लेकिन भाई सिर्फ कुछ सब्जेक्ट से 80 अटेम्प्ट करना मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है। उस पेपर से मेरे को सीखने को मिला क्या, रिवीजन। रिवीजन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर पेपर देते हैं अपने को क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। 3-4 पेपर दिए, उससे सीखने को मिला, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, वही बात है। अब एग्जाम में जाके गलती करो, उससे अच्छा या तो मॉक टेस्ट में गलती कर लो, या फिर छोटे बड़े एग्जाम्स में गलती कर लो। वहाँ वहाँ गलती करोगे आपका 1 साल जाएगा, मॉक टेस्ट में करोगे 1 दिन जाएगा। फैसला आपका है। फिर अपन देखेंगे कृषि क्या, उद्योग के उप क्षेत्र, किसके, उद्योग के। मैंने परसों जो क्वेश्चन बताया था उसमें विद्युत, उसमें क्या लिखा हुआ था, खनन लास्ट में है। लेकिन खनन कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। इसकी ट्रिक क्या बताई थी, MCME। क्या बताई थी, MCME, ठीक है। अब देखते हैं उद्योग के उप क्षेत्र। उद्योग में आपको पता है विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, विद्युत गैस वगैरह वो आती है, और खनन भी आता है। अब देखते हैं कौन सा सेक्टर का को कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान, विनिर्माण कितना है, 40। दूसरा निर्माण कितना है, 35। तीसरा खनन 12, 42। विद्युत गैस सबसे लास्ट 1204। खनन क्या गया इस बार माइनस में, 4.41, 1.41।
खनन कितना गया है 141 माइनस गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है विद्युत गैस में। दूसरे नंबर निर्माण में। अपन देख रहे हैं उद्योग के उपक्षेत्र, 4 उपक्षेत्र है। कौन कौन से? विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत गैस। बोलो, विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत गैस। विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत गैस। 40, 35, 12, 42। 40, 35, 12, 42। 40, 35, 12, 42। 40, 35, 12, 42। 12, 0, 4। इसकी ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक ही याद आती है एग्जाम में, तो सीधी सी बात है, मैंने ट्राई कर रखा है। एम सी एम ई। एम से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। सी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, कम था। ठीक है, तीसरा है माइनिंग, माइनिंग यानी खनन। और सबसे लास्ट विद्युत गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, 40, 35, 12, 42। विद्युत का 12, 0, 4। यहां तक की बात हुई क्लियर? कितना है बताओ? विनिर्माण कितना है? निर्माण तीसरा नंबर कितना है? खनन क्या गया है 1.41 माइनस में। सबसे ज्यादा वृद्धि विद्युत में। ठीक है, ये क्या है? उद्योग के उपक्षेत्र, 4 उपक्षेत्र है। विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस। विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत। विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत गैस। 40, 35, 12, 42। 40, 35, 12, 42। 40, 35, 12, 42। 40, 35, 42। 12, 0, 4। सबसे लास्ट में विद्युत गैस। ठीक है, अपन ने परसों सेवा क्षेत्र के कौन से पढ़े थे? हीरो, होटल, रियल एस्टेट और अन्य सेवा। और लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में लोक परिवहन। ठीक है, फिर पढ़ा था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, हर महीने की 28 तारीख को। राजस्थान 1971 से। इसकी ट्रिक है मनु की मिनी इलेक्ट्रिक 77 14 8। 77 14 8। 77 14। औद्योगिक सूचकांक क्या है? औद्योगिक सूचकांक कब निकलता है? हर महीने की 28 तारीख को एनएसओ और सीएसओ के द्वारा। आधार वर्ष 11 12। क्षेत्र कौन कौन से? मनु की मिनी इलेक्ट्रिक, मनु से मैन्युफैक्चरिंग, मिनी से माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत गैस। भारांश कितना है? 77 14 8। 405 1 1। 77 14 8। 405 1 1। कुल वस्तुएं विनिर्माण में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में एब्सोल्युटली होगी, मैन्युफैक्चरिंग में वस्तुएं ज्यादा होगी कि नहीं होगी विनिर्माण में? 405, बाकी में 1 1। कौन सा पढ़ रहे हैं? औद्योगिक सूचकांक हर महीने की 28 तारीख को कौन जारी करता है? एनएसओ और सीएसओ, एक ही ऑफिस है। 1971 से राजस्थान अलग अपना औद्योगिक सूचकांक जारी करता है। हर महीने की 29 तारीख को जारी किया जाता है, 28 तारीख को। और सीएसओ और एनएसओ दोनों करते हैं। ठीक है, 1976 से राजस्थान जारी करता है, 71 से। 78 है विनिर्माण, 77। 15 है क्या? 14 और 1 8। ठीक है, विनिर्माण कितना है? 77। खनन 14। विद्युत 405 1 1। 405 77 14 8। 405 1 1। मनु की मिनी इलेक्ट्रिक हर महीने की 28 तारीख को सीएसओ और एनएसओ। यहां तक हुआ यह औद्योगिक सूचकांक। अपन ने फिर पढ़े थे 8 कोर इंडस्ट्रीज है। ये अभी सीडीएस वाले एग्जाम में पूछा था, आर्मी वाला होता है ना उसमें। 8 कोर इंडस्ट्रीज का योगदान कितना है? 40%।
इसकी क्या ट्रिक बताई थी? आर ई एस, आर ई एस, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। रिफाइनरी, विद्युत, स्टील। अपने को पूछे उद्योग में सबसे टॉप 3 इंडस्ट्रीज कौन सी है? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। आपको बड़ी खुशखबरी होगी कि तेल वगैरह सारे महंगे होने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल की रेट हद से ज्यादा बढ़ेगी, आप देखना 2-4 दिनों में। अच्छे दिन वो बेचारे क्या करे भाई, क्रूड ऑयल में जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का बहुत कम है। मोदी जी ने अपील की है परसों, 1 साल तक अपने को क्या नहीं खरीदना है? सोना। अब मोदी ने तो जाके युद्ध किया नहीं है, ठीक है। आपको है ना हमेशा फैक्ट के बेसिस पर चलना है। आप अखबार पढ़ोगे, यदि आप देखोगे पिछले 2 महीने से या 1 महीने से सबसे पेट्रोल की प्राइसेस जो सबसे कम भारत में है। आसपास के देशों ने ऑलरेडी पेट्रोल की प्राइसेस क्या बढ़ा दी है। पहले 90 रुपए बैरल मिलता था, 120 रुपए बैरल मिल रहा है क्रूड ऑयल। लेकिन भारत ने क्या किया है? भारत सरकार ने खुद से पे कर रही है अभी तक। अब कब तक अपने जेब से पे करेगी? फाइनली उसको क्या करना? बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, वो तो बेचारे तो मर जाएंगे, आधे ही है, ठीक है, वो तो हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी जो विकसित देश है उन्होंने भी क्या कर दी है? प्राइजेस बढ़ाए, उसके 1 महीना हो गया है। लेकिन अभी भारत में अपने नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बढ़ा दिया तो जनता में क्या हो जाएगा? हंगामा। इसलिए वो डर रहे हैं, ठीक है। सरकार गिरने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अब जो है जियोपॉलिटिकल आपको पता ही है, कोई भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उसका इफेक्ट तीसरे आदमी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो पड़ेगा। वो तो क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की है, ठीक है। उसमें मोदी बेचारा क्या करे? अपने भारत में कुछ भी हो उसका कारण क्या है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो वही बात है। मैं तो बीजेपी का समर्थन हूं भाई, मैं तो हूं। बीजेपी की विचारधारा है देश की। ममता बनर्जी ने, मेरी बात सुनो, ममता बनर्जी ने जो है बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर कभी फेंसिंग नहीं की। अभी 45 दिन का अल्टीमेटम जारी हुआ है बीएसएफ को। बीएसएफ 45 दिनों में वो क्या कर देगा? फेंसिंग कर देगा, जिससे जो बांग्लादेशी है वो आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। वरना आप इंडिया में काउंट कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के। भाई जमीन किसकी है? इधर देखो, मैं बताता हूं। अरे 1 मिनट। बॉर्डर के पास जो भी एरिया है किसका है? गांव वालों का एरिया है कि नहीं है? किसी के खेत है, किसी की जमीन है। जो प्रॉपर्टी का मैटर है वो किसके अंडर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अब स्टेट गवर्नमेंट बीएसएफ को जमीन अलॉट नहीं करेगी तो वो फेंसिंग कर पाएगी क्या? लॉजिक नहीं हो सकता भाई। इधर देखो, मैं तो देखो कुछ भी हो, सबका कारण नरेंद्र मोदी है। ठीक है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ठीक है। बच्चा कोई गिर जाएगा छत के, लोग नीचे कमेंट करेंगे इसका कारण नरेंद्र मोदी है, ठीक है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ठीक है, RES, ठीक है। और सबसे 300 C वाले हैं, सीमेंट, क्रूड ऑयल और कॉयल। सीमेंट, क्रूड ऑयल और कॉयल। क्रूड ऑयल नहीं है सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर है रिफाइनरी। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर है? इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात में है। भारत क्या दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी अपने पास है, लेकिन तेल नहीं है। ठीक है, रिफाइनरी बना के रख ली 100 पीस के लिए, ठीक है। RES, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील। CCC, ये अपने हो गया क्या? कोर इंडस्ट्रीज। किसके अंदर आती है? IIP, औद्योगिक सूचकांक, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन है? उर्वरक। सबसे लास्ट में कौन है? उर्वरक। फिर बताया था वर्तमान में कितने जिले के अंदर है? 43-6।
43 जिला उद्योग केंद्र है, उसके उपकेंद्र कितने हैं? 6। अब 6 के नाम याद नहीं रखना कौन कौन से कहाँ उपकेंद्र है, ठीक है, इतना डीप में वो नहीं जाएगा। 43 जिला उद्योग केंद्र है और 6 उपकेंद्र है। रिको द्वारा 445 औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया गया है। अब आप अपन ने पढ़ा था नए, रिको ने अभी 19 नए औद्योगिक केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। अजमेर में कौन सा है? अजय मेरू, केकड़ी एक्सटेंशन, काचरिया किशनगढ़, आईटी पार्क। अजमेर वाले कौन कौन से हैं? अजमेर, अजय मेरू, केकड़ी, ठीक है, एक्सटेंशन, और काचरिया किशनगढ़ और आईटी पार्क। ये अभी इसमें आया था लैब असिस्टेंट में, यहां से ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर बात करते हैं बोरावास कहां पर है? बालोतरा में, ढूंढवाला भीलवाड़ा में, महुआ पंडेर भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन से हैं देखो, ये क्या हो गया है? ढूंढवाला, महुआ पंडेर कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन कौन से हैं? ढूंढवाला, महुआ, पंडेर। पीपलूद कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। रूपा हेली कहां पर है? भीलवाड़ा में। और कीड़ी माल, कीड़ी माल, पीपलूद, दूनवाला, महुआ, पंडेर कहां पर है? भीलवाड़ा में। पीपलूद, दूनवाला, महुआ, पंडेर कहां पर है? रूपा भीलवाड़ा। रूपा किसके साथ भाग गई? भील के साथ, ठीक है। इधर आ जाओ। बंजारी का सुहाग बांसवाड़ा। बंजारी का सुहाग कहां पर है? बांसवाड़ा में, सबसे नीचे राजस्थान के पश्चिमी छोर पर। पश्चिमी क्या, दक्षिणी। भिड़े भाई कहां गए? सगतपुरा उदयपुर। भिंडेर कहां पर है? सगतपुरा उदयपुर। भिंडेर कहां पर है? सगतपुरा उदयपुर। रूंड सोंगरी कहां पर है? अलवर। काचरिया किशनगढ़। अभी ये स्टेटमेंट यहां से पूछा गया था। स्टोन पार्क कहां पर है? कोटा। वेस्ट रिसाइकलिंग कहां पर है? परसों वाले एग्जाम में कहां से आया था? स्टोन पार्क। स्टोन पार्क कहां पर है? कोटा, ठीक है। वेस्ट रिसाइकलिंग कहां पर है? कोटा, ठीक है। पीपल खेड़ी, पीपलूद, केकड़ी, अजमेर। रूपा बारोली, बारोली, पीपलूद, कीड़ीमाल। ये अपने हो गए 19 औद्योगिक केंद्र। वाणिज्यिक विभाग, उद्योग विभाग 1949। वाणिज्यिक नाम 19 अगस्त 2021। अब इसका नाम क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग विभाग 1949, अपने संविधान लागू होने से एक दिन पहले, ठीक है। और 19 अगस्त 2021 को वाणिज्य नाम जोड़ दिया गया। बीआईपी 1991। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1991। 19 का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? 91, ठीक है। सिंगल विंडो के तहत 1 से 10 करोड़। सिंगल है तो 1 से 10 करोड़। वन स्टॉप 10 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। राजनिवेश बताया था मैंने क्लास में, 10 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। राजनिवेश में भी क्या है? 10 करोड़ से ज्यादा। सिर्फ बीआईपी पूछ ले तो भी 10 करोड़ से ज्यादा। बीआईपी पूछे तो 10 करोड़ से ज्यादा। राजनिवेश पूछे तो 10 करोड़ से ज्यादा। सिंगल विंडो पूछे तो, वन स्टॉप पूछे तो 10 करोड़ से ज्यादा। 3 तो 10 करोड़ वाले हैं। एक वन स्टॉप वाला 10 करोड़ से ज्यादा, बीआईपी 10 करोड़ से ज्यादा, राजनिवास 10 करोड़ से ज्यादा। राजनिवास नाम का कोई गुटखा आता था क्या? है तभी राजनिवेश है ठीक है, मुझे वो याद रह गया। वो क्या दादाजी, मैं मतलब मैं गांव रहता था ना, ठीक है। गांव में आपको पता है डोगरिया भी बीड़ी पीती है। पीती है नहीं पीती? नहीं पीती? पीवे पीती है, पीती है भाई साहब। आप गांव से इतना नहीं है, मैं गांव से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो डोगरिया बीड़ी पीती है गांव में, ठीक है। मैं आया था नया नया, मुझे क्या पता
बीड़ी का नाम भी अजीब था, वो कौन सी थी, छोटी लंगर, हाँ छोटी देसाई, छोटी देसाई थी क्या? हाँ छोटी देसाई। मैंने कहा छोटी देसाई दे, मैं उस समय छोटा था, ठीक है। तो उस दुकान वाले ने तो खुद ही हाल छोटा गाय छोटी देसाई पी। मैंने कहा दादी पीती है, ठीक है। फिर अब बात पता चली, अपन शहर में कोई सिगरेट पीती है लड़की, तो अपन उसको कहते हैं अरे 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 क्या सिगरेट पीती है। लेकिन अपने गाँव में भी क्या है, दादियाँ बीड़ी पीती है, ठीक है। वही बात है, पीती है भाई सच में, पूछ लेना भले किसी से। मेरी दादी पीती है। सही है। वही बात है, मारवाड़ी में खुदाड़ी मारने कौन राकण केवे, ठीक है। ठीक है, खुद की दादी को कौन खराब कह सकता है, मेरी दादी तो नहीं पीती। बीड़ी मेरा सही है खराब है? सही है। टाइम पास होता है, जीडीपी में योगदान दे रहे हैं भाई। जितनी कमाई अपने घुटकों से, बीड़ी से होती है, उतनी कहीं से नहीं होती। अरे टैक्स लगाते हैं, वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, सरकार सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वगैरह किस पर लगाती है, बीड़ी गुटखे नशा का। वही तो, नशे की डिमांड तो लॉकडाउन में बढ़ी थी भाई। सिंगल है तो 1 से 10 करोड़, वन स्टॉप है तो 10 करोड़ से ज्यादा, वीआईपी है तो 10 करोड़ से, राज निवेश है तो 10 करोड़ से। राजस्थान निवेश ब्यूरो प्रोत्साहन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1991 में। ये कितने का प्रस्ताव देखता है? 10 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव कौन देखता है? बीआईपी। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1991 में। अब बात करते हैं रिको, 1969 में। कौन से सरकारी संस्था के रूप में था? राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था रिको, 28 मार्च 1959। लेकिन रिको नाम पड़ा था 1 जनवरी 1980। 1 जनवरी 1980 को दोनों को अलग कर दिया, उस दिन से क्या नाम पड़ गया? रिको। 28 मार्च 1959 को तो राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम के रूप में बना था, ठीक है। 1 जनवरी 1980 को रिको नाम पड़ गया, ठीक है। रिको के तहत कितने केंद्र बनाए गए हैं अपनी? टोटल 445। रिको के ऑफिसर्स कितने हैं? 33, पुराने जिले के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। अब बात करते हैं राज सिको, किसकी? राज सिको। स्थापना 1961, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1975। राज सिको की स्थापना 1961, पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1975। 1961 में राज सिको, 1975। इसको राजस्थान लघु उद्योग निगम भी कह सकते हैं। इसके तहत जो है राजस्थली ऑपरेट की जाती है, छोटे छोटे मेलों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 17 जनवरी 1955। 17 जनवरी 1955। इसका कार्य क्या है? सूक्ष्म लघु माध्यमिक उद्योग को वित्तीय सहायता देना। कब एस्टेब्लिश हुआ? 17 जनवरी 1955। 17 जनवरी 1955। गैस वाला 20 सितंबर 2013। गैस वाला कब हुआ? 20 सितंबर 2013। 17 सितंबर 2023 को कौन सी पॉलिसी आई थी? पीएम विश्वकर्मा। कौन सी आई थी? पीएम विश्वकर्मा। उस दिन क्या है? मोदी जी का बर्थडे। मोदी जी का बर्थडे, ठीक है। 20 सितंबर 2013 को क्या आई थी? राजस्थान गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 सितंबर 2013। वित्तीय निगम कब हुआ? 17 जनवरी 1955। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन 17 जनवरी 1955। स्टेट गैस लिमिटेड 20 सितंबर 2013। देखो रिवीजन है तो फास्टली चलेगा, वरना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ये अपने पहली स्लाइड हुई खत्म, बाय बाय टाटा। अगली देखते हैं।
प्रेजेंटेशन। फिर पढ़ रहे हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति कब आई? 8 अक्टूबर 2024। इसका नाम क्या है? रिप्स। क्या है? रिप्स, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। 8 अक्टूबर 2024 कब आई? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कब आई? 8 अक्टूबर 2024, ठीक है। सेवा 25 है रे, 10 पर्यटन है। देखो, रिप्स के तहत विनिर्माण क्षेत्र में उसको कोई भी उद्योग का यूनिट लगाता है, उसको कितने का फायदा मिल रहा है? 50 करोड़ का, ठीक है। और एमएसएमई लगा रहा है तो 25, ठीक है। सेवा क्षेत्र लगा रहा है तो 25, पर्यटन लगा रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विनिर्माण क्षेत्र 50 करोड़। विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या होता है? विनिर्माण। विनिर्माण को क्या कर दो? आधा। उसका आधा क्या है? दो चीजें हैं। कौन कौन सी है? सेवा और एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई आपको पता है छोटी चीज है, विनिर्माण का आधा हो जाएगा। और सेवा भी क्या है? छोटी चीज समझ लो इसके पर्सपेक्टिव में, ठीक है। विनिर्माण 50 करोड़, एमएसएमई 25 करोड़, सेवा पर्यटन के लिए कहीं सोच लो 10 रुपए का क्या लग रहा है? टिकट लग रहा है, ठीक है, यानी 10 करोड़, ठीक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब आई? 8 अक्टूबर 2024। एमएसएमई 25, सेवा 25, पर्यटन 10, विनिर्माण 50 करोड़। विनिर्माण 50 करोड़, पर्यटन 10 करोड़, एमएसएमई और सेवा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, एमएसएमई को याद कर लो मजे मजे में। सेवा 25 25, ठीक है, आधी आधी, ठीक है, आधी की भी आधी आधी, ठीक है। मजे से एम से एमएसएमई, सेवा से सेवा, कितनी? 25 25, विनिर्माण 50, पर्यटन 10। आगे की चीजें देखते हैं, ठीक है। कब आई? 8 अक्टूबर 2024। कब आई? 8 अक्टूबर 2000, ठीक है। अब इसमें 100% छूट मिलती है मंडी शुल्क पर और विद्युत शुल्क पर। 100% छूट किस पे मिलती है? मंडी और विद्युत पर। मंडी और विद्युत पर। ये पॉलिसी पढ़ लोगे तो इसके प्रावधान सारी पॉलिसी में आएंगे। इसके प्रावधान याद होंगे तो बाकी पॉलिसी क्या होगी? याद करना इजी होगी, ठीक है। ये प्रावधान जो है रिपीट होगी। परसों लॉजिस्टिक पॉलिसी वाला क्वेश्चन करवाया था, करवाया कि नहीं करवाया? करवाया था। उसमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था? 100% मंडी शुल्क दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, ठीक है। वो किसके प्रावधान थे? रिप्स के। रिप्स के प्रावधान हर पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं। 10%, 100% तो क्या? मंडी शुल्क, 100% विद्युत शुल्क। स्टाम्प ड्यूटी 75 25, 75 25, ठीक है। विद्युत शुल्क 7 वर्षों के लिए 100%। विद्युत शुल्क में 100% छूट मिल जाएगी। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। मंडी शुल्क में भी क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। कितने परसेंट? 100%। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, ठीक है। अपने वो तो याद रख लो, मंडी शुल्क 100%, विद्युत शुल्क 100%, स्टाम्प ड्यूटी में रूपांतरण शुल्क 75% तो क्या मिल जाएगी? छूट। 25% क्या मिल जाएगा? प्रतिपूर्ति। देखो 100% किस किस में है? मंडी। ऐसे याद कर लो, मंडी में क्या आ गई? लाइट। 100% लाइट कहां पर आ गई? मंडी में, ठीक है। मंडी में क्या आ गई? 100% लाइट। 75 25 क्या है? स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी 75 25। माल भाड़ा कितना है? 25। माल भाड़े के लिए जो भी होगा कितना देंगे? 25, ठीक है। माल भाड़ा याद रख लो 25।
इसमें एक और बताई थी, कोई भी अपन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, पर्यावरण फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसका अपने को कितना मिल जाएगा, 50%, यानी अधिकतम 12.5 करोड़। अपन कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट फ्रेंडली उद्योग लगाए, चाहे कुछ भी लगाए, उसको अपने को कितना मिल जाएगा, 50% पैसा मिल जाएगा। अधिकतम कितना देंगे, 12.5 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके प्रावधान याद होने चाहिए। ये इतने लिखे हुए हैं। जो आपका 25% जो माल भाड़ा वाला नहीं है वो साइड में लिख लो, और एक पर्यावरण वाला लिख लो। 50% किसको देंगे, कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी उद्योग लगाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं करे, उसका तो अपन क्या दे देंगे, 50%। अधिकतम कितने पैसे देंगे, 12.5 करोड़। माल भाड़ा 25%। ठीक है। कौन सी पॉलिसी पड़ी अभी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन। मंडी में क्या आ गई, 100% लाइट। स्टाम्प ड्यूटी 75, 25। पर्यावरण का कोई भी प्रोजेक्ट हो 50%, अधिकतम 12.5 करोड़। ठीक है। और माल भाड़ा 25, माल भाड़ा 25। यहां तक होगी बात क्लियर। अगली पॉलिसी जो एग्जाम में आई थी वो देख लो। यहां तक क्लियर है भाई। फास्ट तो चलना पड़ेगा वरना 3 चैप्टर रिवाइज नहीं होंगे। जिसकी क्लास नहीं ली हुई आपके बेच पर होगी उद्योग वाली, वो ले लेना, वरना यहाँ आधे तो मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जिनकी नहीं ली हुई वहां से देख लेना। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी? लॉजिस्टिक क्या होता है? एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाने के प्रक्रिया में जो भी कण शामिल होते हैं वो क्या होते हैं? लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्ट में ट्रक भी होती है, गोडाउन भी होते हैं, कोल्ड स्टोरेज भी होती है, वो सारे किसके अंदर आएंगे? लॉजिस्टिक के अंदर। ठीक है। 31 मार्च 2029 तक। नोडल विभाग कौन सा है? उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। ठीक है। इसके प्रावधान देखो, उसमें क्या पूछा था? ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए 50 लाख। 7 वर्षों के लिए 7% पर 50 लाख। वो स्टेटमेंट था कि नहीं था उधर? परसों पेपर करवाया था, उसमें दूसरा तीसरा स्टेटमेंट कौन सा था? यही था। 7 वर्षों के लिए 7% दर पर 50 लाख रुपए। 7 50, ऐसे याद रख लो। 7 50, 7 लॉजिस्टिक में ब्याज अनुदान कितना दिया जाएगा? 7%, 7 वर्षों के लिए 50 लाख। 7%, 7 वर्षों के लिए 50 लाख। 7%, 7 वर्षों के लिए 50 लाख। पहला फैक्ट याद हुआ, 7 50। 7% ब्याज अनुदान, 7 वर्षों के लिए 50 लाख। दूसरा स्टेटमेंट था अपने, हाँ ये आग वाला, फायर डिटेक्शन के लिए 20%। वहां पर प्रतिपूर्ति कितनी? 50 लाख लिखी हुई थी। यहां पर क्या है? ठीक है, यहां पर क्या है? 10 लाख। इधर देखो, ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए 7% 50 लाख। कौन सी पॉलिसी की बात चल रही है? लॉजिस्टिक पॉलिसी। फिर बात करते हैं कौशल। कौशल की मैंने क्या बताया था? हमेशा आधा ही होता है, तो 50% और 4,000 रुपये महीना। 50%, 4,000 रुपये महीना। वित्तीय रियायतें, वही बात है। ये किसकी बात है? मंडी शुल्क कितना होगा? विद्युत शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी 75, 25। कितने वर्षों के लिए? ठीक है। अब ट्रक मैंने बताया था, लॉजिस्टिक में क्या आता है? ट्रक में 50% तो क्या आता है? सॉफ्टवेयर, और 50% उपकरण। सॉफ्टवेयर यानी जीपीएस, और उपकरण 50%। ठीक है। 50% तो क्या? उपकरण। 50% लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर। प्रत्येक ट्रक का 2,000 रुपये। कौशल विकास के लिए ट्रक, देखो एक आदमी ट्रक चला रहा है, ट्रक को तो उसके मिल रहे हैं 2,000 रुपये, उसके स्किल्स के लिए डबल मिल रहे हैं, यानी 4,000 रुपये। ठीक है। 3 फैक्ट याद करो। 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज पर 50 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा है ट्रक में उपकरण। 50% तो उपकरण,
50% जीपीएस यानी सॉफ्टवेयर। 50% ट्रक में क्या होता है, 50% क्या होता है, उपकरण होता है, और 50% क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रति एक ट्रक का उसमें काम करने वाले को यानी कौशल विकास वाले को 4,000 रुपए। ठीक है, हरित प्रोत्साहन ग्रीन इन्वेस्टमेंट है तो मैंने बताया था रिप्स में कितने रुपए मिलते हैं, अधिकतम 12.5 करोड़ और 50%। आग लग जाए तो 20%, 10 लाख रुपए। आग लग जाए तो 10 लाख रुपए। आग का याद रख लो, आग का क्या कर दो, आधा कर दो। आग लगने पर 20%, 20 का आधा 10। कौशल विकास आधा, ट्रक और जीपीएस आधा आधा, सब आधा। ठीक है, यहां तक कि ये पॉइंट याद हुए। ठीक है, हरित प्रोत्साहन है तो आधा 50%, अधिकतम ब्याज अनुदान 7 वर्षों के लिए 7% पर और 50 लाख। कौशल विकास आधा, कौशल ट्रक के लिए 2,000 रुपए, ट्रक चलाने वालों को यानी 4,000 रुपए। ठीक है, वित्तीय रियायतें रिप्स की सेम है, रिप्स याद है तो इसकी वित्तीय रियायतें अपने आप याद हो जाएगी। 100% मंदी शुल्क, 100% विद्युत शुल्क, 75, 25 पूंजी अनुदान। अब कोल्ड स्टोरेज बनाओ, ठीक है, या गोदाम बनाओ, आपको कितना दिया जाएगा पूंजी अनुदान का, 25%। ठीक है, 25% क्या दिया जाएगा पूंजी अनुदान का। अधिकतम कितना करोड़, 50 करोड़। अधिकतम कितना करोड़, 25% किसके लिए दिया जाएगा, गोदाम वगैरह। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। ये कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए कितना परसेंट दिया जाएगा, 25%। अधिकतम कौन सी पॉलिसी है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029। कौन सी पॉलिसी है, 2029, 31 मार्च। रिप्स के तहत पहले रिप्स वाले प्रावधान 100% मंडी, 100% विद्युत शुल्क, 75-25 स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, 75% तो क्या छूट, ठीक है, और 25% प्रतिपूर्ति। ठीक है, ये तो हो गए रिप्स के प्रावधान। रिप्स का चौथा प्रावधान 12.5 करोड़ अधिकतम यानी 50% किसके लिए, हरित प्रोत्साहन प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, फिर अपन ने इसमें स्पेशल क्या पढ़ा, आग लगने पर 20% यानी 10 लाख रुपए। जीपीएस और उपकरणों के लिए 50-50, ट्रक के लिए 2,000 रुपए। कौशल विकास हमेशा आधा होता है, इसका डबल 4,000। और कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगाएंगे तो कितना परसेंट, 25%। कितना करोड़, 50 करोड़। 50 करोड़ है, 50 लाख ब्याज पर है। कोल्ड स्टोरेज 50 लाख में बन जाएगा क्या, दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। कोल्ड स्टोरेज बनाने पर कितने ज्यादा पैसे लगते हैं तो कीमत भी क्या होगी ज्यादा, यानी 50 करोड़। 50 लाख तो क्या है, ब्याज अनुदान, इस पर 7% पर 7 वर्षों के लिए। ये कौन सी पॉलिसी होगी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद टाटा, 1 दिन पहले वस्त्र पॉलिसी। ठीक है, 4 दिन बाद 19 फरवरी को क्या आई थी, टाटा पॉलिसी। और 1 दिन पहले राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी। कब आई, 13 फरवरी। कब आई, 13 फरवरी। 13 फरवरी को टेक्सटाइल कपड़े वगैरह खरीद लिए, 19 फरवरी को क्या निकल गया, डाटा। यूनिटी मॉल कहाँ है, जयपुर। ठीक है, 9 अग्निशमन केंद्र बनाए गए, 3 तो के वाले, खारा कलडवास और केशवाड़ा नीमराणा। कौन कौन से हैं, 3 के वाले, खारा कलडवास केशवाड़ा नीमराणा। देखो इधर, खारा कहां पर है, बीकानेर में, और केशवाड़ा कहां पर है, नीमराणा में, और कलडवास कहां पर है, उदयपुर में। 3 तो क्या है, के वाले, खारा कलडवास केशवाड़ा। और बी वाले बगरू बालोतरा, बगरू और
बालोतरा, रतनगढ़, चूरू, खेरतल, भिवाड़ी, तिजारा। ठीक है, खेरतल, भिवाड़ी, तिजारा, खेरतल, भिवाड़ी, तिजारा। बगरू कहाँ पर है? जयपुर। बगरू प्रिंट है, आपको पता है, बगरू कला है आपको। ठीक है, बगरू कलर में कौन सा कलर यूज होता है? ग्रीन कलर, नेचुरल कलर्स के होता है बगरू। ठीक है, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर कितना किलोमीटर का है? 1504 किलोमीटर का। किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? कुल राज्य कितने हैं? 6 और एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। 28 जिलों से होके गुजरता है। ठीक है, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है? 1504 किलोमीटर का। किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? कितने रुपए लगा रहा है जापान? 90 बिलियन। ठीक है, और कितने जिलों से निकल रहा है? 28 जिलों से। कितने राज्यों में से निकल रहा है? 6 राज्यों में से और एक यूटी में से। इसके तहत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 150 किलोमीटर इधर, 150 किलोमीटर उधर। किसके? वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर के। डीएमआई से कितने किलोमीटर का है? 150 किलोमीटर इधर है, 150 किलोमीटर उधर है। इसके तहत कुशकेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और अजमेर किशनगढ़ ये जो है बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जा रही है, जिसका नाम क्या है? रिडको। अपन ने क्या पढ़ा? वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर का। किसकी सहायता से? कितने रुपए? 90 बिलियन। इसके तहत क्या बनाया जा रहा है? डीएमआईसी। 150 किलोमीटर इधर, 150 किलोमीटर इधर। कितने जिलों में से? 28 जिलों में से। कितने राज्यों में से? 6 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश में से। इसके तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई, जिसका नाम क्या है? रिडको। रिडको की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2022। 15 मार्च 2000। राजस्थान एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। राजस्थान एमएसएमई दिवस 17 सितंबर। राजस्थान लघु उद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। राजस्थान एमएसएमई 14 परिषदें बनी गई है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। निवेश को कितना किया है? 2.5 गुना। ठीक है, ये याद रख लो। अब फिर देखते हैं भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी योजना। इसकी क्या ट्रिक बताई थी? 976 25 5 10। एक योजना है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 25 लाख पर अपने को कितना ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 5 करोड़ पर, 10 करोड़ पर। इसकी ट्रिक 976 25 5 10। 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, उधर क्या लगा दो? 976। मार्जिन मनी 25। किसके लिए? गैर कृषि क्षेत्र के लिए। किसको दिया जाएगा? सिर्फ SC ST को। ST ST वाले को कोई उद्योग लगाना है तो वो कौन सी योजना में अप्लाई करेगा? भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना। 25 लाख पर 9%, 5 करोड़ पर 7%, 10 करोड़ पर 6%, मार्जिन मनी 25-25। गैर कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना है? भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024। रिप्स कब आई? 8 अक्टूबर 2024। एकीकृत वाले कब आई? 8 दिसंबर 2024। इसके तहत क्या बनाए जा रहे हैं? गुच्छे बनाए जा रहे हैं, यानी क्लस्टर्स। ठीक है, क्या बनाए जा रहे हैं? क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। 15 क्लस्टर्स बना दिए गए हैं। कितने क्लस्टर बनाए गए? 15। टारगेट कितना का रखा था? 19 का। कब भैया ये योजना? क्लस्टर होते हैं गुच्छे। चमड़े वाले को एक गुच्छा बना दिया, पेन बेचने वाले का क्या बना दिया? एक गुच्छा। ठीक है, कौन सी जगह क्या बनता है उसको क्या बना देंगे? गुच्छा। जिससे क्या होगा? विकास जल्दी होगा। ठीक है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024।
8 अक्टूबर 2024 को आया है रिप्स। 8 दिसंबर 2024 एकीकृत क्लस्टर स्कीम, इसके तहत फड़ौदी, सोनामुखी, बालोतरा टेक्सटाइल, हनुमानगढ़ कृषि, दौसा पत्थर की निकासी, जयपुर होम फर्निशिंग, भरतपुर पत्थर, कोटपुतली बेरोड इंजीनियरिंग, च से चूरू, च से झुंझुनू गोटाकारी के लिए। इधर देखो हनुमान जी क्या करते हैं, खेती, यानी हनुमानगढ़ कृषि के लिए। जयपुर में एक घर है, इसमें फर्निशिंग की हुई है, उसके बाहर क्या पड़े हैं, चमड़े के जूते। जयपुर में क्या अपना घर है, उसके बाहर क्या पड़ी है, चमड़े के जूते। दो याद हुए। पड़ोदी में कौन सी रेत मिलती है, रेत कौन सी कलर की मिलती है, पीले कलर की, ठीक है, पीला क्या होता है, सोना, ठीक है। पड़ोदी सोनामुखी, 3 याद हुए। कोटपुतली बेरोड अलवर वाला एरिया क्या कहा जाता है, एनसीआर। एनसीआर में सबसे ज्यादा क्या काम होता है, इंजीनियरिंग के। कोटपुतली बेरोड इंजीनियरिंग के लिए। 4 हुए याद। च से चूरू, च से चमड़ा, गोटा किनारी, झुंझुनू, लकड़ी के, लकड़ी वो तो वन उसमें है। बालोतरा टेक्सटाइल, दौसा पत्थर के लिए। नक्काशी कहाँ होती है, दौसा में। प्रसंस्करण भरतपुर में। नक्काशी दौसा में, प्रसंस्करण हो गए, इतने ही है। नक्काशी के लिए दौसा, दौसा कहाँ मिलता है, नागौर में, नक्काश के पास, तो नक्काशी के लिए दौसा, ठीक है। प्रसंस्करण के लिए भरतपुर, ठीक है। बालोतरा टेक्सटाइल के लिए, झुंझुनू गोटा जारी के लिए, चमड़े के लिए चूरू। जयपुर में क्या है, घर है, उसके बाहर क्या पड़े, चमड़े के जूते। फड़ौदी में क्या है, सोनामुखी, ठीक है। बालोतरा में टेक्सटाइल। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर को क्या आता है, मोदी जी का बर्थडे, ठीक है। कब तक लागू रहेगी, 23 से 28 तक, 2023 से 28 तक लागू रहेगी। कौन सी योजना, विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके तहत क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। टूल किट के लिए 15,000 रुपये, किसके लिए, टूल किट के लिए। 500 रुपये रोज के, प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति, ठीक है। 18 वर्ष से उसकी आयु ज्यादा होनी चाहिए। विश्वकर्म कितना, 45 थोड़ी, 45 वर्ष तक, 18 से 45, ठीक है। राजस्थान विश्वकर्मा योजना नहीं है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कब भाई, 17, गूंगे बेरे सरकारों की तरह, हाँ राजस्थान है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर। आपको एक इंसिडेंट बताऊं, बाद में बताऊंगा, चलो ये इसके होने के बाद बताऊंगा। परसों ही हुआ था मेरे साथ, गांव गया था ना, अभी छुट्टियां थी ना अपनी, तभी हुआ था। 17 सितंबर 2000, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। इसमें कितने हैं, 18 पारंपरिक हस्तशिल्प इंक्लूडेड है, कितने, 18। आयु क्या है, 18। 18 ही क्या है, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। कितने रुपए रोज के, 500 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये किसके लिए, टूल किट के लिए, ठीक है। ये इतना कुछ, ठीक है, इतना याद रख लो। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, ठीक है। 18 वर्ष, 18 हस्तशिल्प, 500 रुपये रोज के, 15,000 रुपये। 500 इंटू 30 करो, कितने हो गए, 15,000। तो 15,000 किसके लिए, राजस्थान जो है टूल किट में, राजस्थान नंबर 1 है, पीएम विश्वकर्मा में सेकंड नंबर है राजस्थान। करंट में पढ़ाऊंगा अभी। टूल किट में नंबर 1 है, टूल किट बांधने में राजस्थान क्या है, नंबर 1 है, दिसंबर के करंट अफेयर में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026। कब भाई, आयु वर्ष 1845, यानी 18 वर्ष 45, ठीक है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2018 से 45। दो कैटेगरी है, युवा 12वीं पास हो या युवा
ग्रेजुएट हो। युवा 12वीं पास हो तो 3.5, 7.5, 35,000, 3.5, 7.5, 35,000। युवा ग्रेजुएट है तो 5 लाख, 10 लाख। इसके तहत अधिकतम लोन कितने का दिया जाएगा? 10 लाख का। कितना युवाओं को? 1 लाख युवाओं। युवाओं की 2 कैटेगरी बनाई गई है, 3.5 लाख लोन, 7.5 लाख लोन। ठीक है, सेवा यानी सब सेवा और व्यापार क्षेत्र है तो 3.5 लाख, विनिर्माण है तो 7.5 लाख। ठीक है, मार्जिन मनी 35। देखो, सेवा क्षेत्र, सेवा और व्यापार है तो 3.5 लाख, सेवा और व्यापार है तो, विनिर्माण है तो 7.5 लाख। ठीक है, 35% क्या है? मार्जिन मनी। वही युवा बार ग्रेजुएट है तो 5 लाख, किसमें? सेवा और व्यापार में। वही युवा ग्रेजुएट युवा व्यापार करता है तो उसको 10 लाख। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार। ये क्लास उसके लिए ही बेनिफिशियल रहेगी जिसका पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, जिसका पहले से नहीं पढ़ रखा है उसके हवा में जाएंगे फैक्ट। ठीक है, मुझे पता है कई लोगों के जा रहे हैं। किस किस के जा रहे हैं? और 1 और 2 और 3 और 3 ही है, बाकी सब तो है ग्रेजुएट वगैरह के हैं, इसमें बता नहीं रहे हैं ना। देखो, वो पुराने क्लास देख लेना, उसमें आराम से किया हुआ है। 1-1 घंटे की क्लास है, 7 दिनों में क्या हो जाएगा? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 लाख सेवा और व्यापार में, 7.5 लाख विनिर्माण में, 8वीं पास वालों के लिए। ठीक है, 35% मार्जिन किसके लिए? 8वीं पास वालों के लिए। 3.5 लाख का 10% कितना होता है? 35,000। ठीक है, और कौन सा है दूसरा? ग्रेजुएट, 5 लाख, 10 लाख, मार्जिन मनी 10%, 5 लाख का 10%, 50,000। ठीक है, कौन सी योजना होगी? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार। ये स्लाइड हुई अपनी कंप्लीट। आज ये चैप्टर करके ही जाएंगे। फोन आ गया। मैं तो ये बेरोजगारों से परेशान हो गया। एक तो लाइब्रेरी बैठता हूँ ना, जिसके काम नहीं होगा ना उसका भी फोन आ जाएगा। घर बैठा रहूंगा ना, किसी का कॉल नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन 6 है। राजस्थान में निर्यात कितना है? 97,171। राजस्थान में कुल निर्यात कितना किया अपन ने? 97,171। राजस्थान में कुल निर्यात कितना है? कुल कितना है? 97,171 करोड़ की चीजें अपन ने बेची है। सबसे ज्यादा अपन ने क्या बेचा है? इंग्लिश में टेक्स्ट है, ई से इंजीनियरिंग, जी से जेम्स, एम से मेटल, टेक्स्ट से टेक्सटाइल, एस से हैंडीक्राफ्ट। क्या ट्रिक है? इंग्लिश में टेक्स्ट है। ठीक है, राजस्थान निर्यात सांख्यिकी। ठीक है, इसमें राजस्थान कुल निर्यात कितना है? 97,171 करोड़। 97,171 करोड़। पहला नंबर इंजीनियरिंग, दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी, तीसरा मेटल, चौथा टेक्सटाइल, पांचवा हैंडीक्राफ्ट्स। सबसे ज्यादा अपन क्या एक्सपोर्ट करते हैं? इंजीनियरिंग अभी पढ़ के आए थे, कहाँ पढ़ा था? कोटपुतली, बहरोड। जेवरात दूसरे नंबर, धातु तीसरे नंबर, कपड़ा चौथे नंबर, पांचवें नंबर हस्तशिल्प। इसकी ट्रिक क्या है? इंग्लिश में टेक्स्ट है, ई एन से इंजीनियरिंग, जी से जेम्स, मे से मेटल, टेक्स्ट से टेक्सटाइल, एच से हैंडीक्राफ्ट। ये 5 चीजें हैं जिनमें राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात करता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग, दूसरा जेम्स, तीसरा मेटल, चौथा टेक्सटाइल, पांचवा राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति कब तक है? लॉजिस्टिक वाली कब तक है? ये हुई 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान का लक्ष्य कितना है?
1.5 लाख करोड़ तक पहुंचाना। राजस्थान को लक्ष्य कितना है निर्यात का? अभी कितना है निर्यात? 97, 171। राजस्थान ने 2029-30 तक कितना टारगेट रखा है? 1 लाख करोड़ का। ठीक है, 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। अभी कितना है? 97, 171। ठीक है, 2047 तक भारत सरकार का नहीं याद करना है, अपने राजस्थान का कर लो। राजस्थान का प्रेजेंट में कितना है? 97, 171। निर्यात, निर्यात में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, दूसरा जेम्स, तीसरा मेटल, चौथा टेक्सटाइल, पांचवा हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, निर्यात कितना है? 97, 100। टारगेट 29-30 तक 1 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ है क्या? 1.5 लाख करोड़। ठीक है, ये इतना नहीं याद करना है इतना। ठीक है, अपने को ये कितना याद करना है? 1.5 लाख करोड़। अभी कितना है? 97। निर्यात सूचकांक में राजस्थान की रैंक क्या है? 17। राजस्थान की रैंक क्या है? प्रथम स्थान तमिलनाडु, राजस्थान की रैंक 17। बस। एमएसएमई दिवस 17 सितंबर। टर्नओवर को 2 गुना, ठीक है, 2.5 गुना। निवेश, निवेश हमेशा ज्यादा होगा और टर्नओवर 2 गुना। निवेश 2.5 गुना, टर्नओवर 2 गुना। एमएसएमई वाला क्लासिफिकेशन देखो, मैंने बताया था क्लास में। एक सौ 25, 25, 2.5 पॉइंट हटा दो, क्या हो जाएगा? 25। फिर क्या कर दो? 125। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 को 4 बार करेंगे 10 करोड़, 25 को 4 बार करेंगे 100 करोड़, 125 को 500 करोड़, 100 करोड़ और 10 करोड़। अब इसके आगे लगा दो MSME। M का मतलब है सूक्ष्म और S का मतलब है लघु, M का मतलब है मीडियम। 2.5 से चालू हो, 2.5 के नीचे 25, 25 के नीचे 125, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 10, 100 और 500। ठीक है, अब कोई पूछे एमएसएमई के वर्गीकरण क्या है? लघु के लिए क्या है? 25 करोड़। 25 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 100 करोड़। ये क्या है? इधर निवेश, उधर टर्नओवर। लघु के लिए निवेश कितना है? 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। ठीक है, 25, 2.5, 25, 125, 10, 100, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इधर लगा दो निवेश, उधर लगा दो इसके, सबसे पहले आई आएगा, फिर क्या आएगा? टी, आई टी। ठीक है, आई के लिए 2.5, 25, 125 और टी के लिए टर्नओवर के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 10, 100, 500। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना कौन सी योजना है? युवा उद्यमी प्रोत्साहन 2 करोड़ 6% ब्याज अनुदान पर, 2 करोड़ 6% ब्याज अनुदान पर, 2 करोड़ 6% ब्याज अनुदान पर, 2 करोड़ 6% ब्याज अनुदान। नाम याद रखना है, क्या है? युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। 2 करोड़ का ऋण दिया जाएगा 6% ब्याज पर। एक है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। एक है दलित नहीं, BR अम्बेडकर युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, वो पढ़ के आए थे। 976, 25, 5, 10, 25% मार्जिन मनी और गैर कृषि क्षेत्र के लिए, सिर्फ SC ST के लिए। ये है युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, 2 करोड़ 6%। ठीक है, एक आएगी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। राजस्थान वस्त्र नीति 13 फरवरी बताई थी मैंने। 19 फरवरी को क्या आई? डाटा सेंटर पॉलिसी। 13 फरवरी को वस्त्र नीति। ये नहीं करने। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2001। कुल कितने चैप्टर है इसमें? 40। अभी नए कितने जोड़े? 14। ट्रिक क्या बताई थी? याद है?
प्राचीन काल में पढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका, ये ट्रिक थी। साउथ अफ्रीका की बैरन कहाँ कूद गई? कुएं में। फिर क्या बोली? ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम से मयम से मलेशिया, फिर न्यूजीलैंड, थाईलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका बैरन, कुवैत से, कुएं में से कुवैत, ओम से ओमान, म से मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, कनाडा, हांगकांग, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, कनाडा। साउथ अफ्रीका की बैरन कहाँ कूद गई? क्या बोली? ओम नमः शिवाय। फिर न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, कनाडा। ठीक है, 9 तो क्या है विदेशों में, 5 है राजस्थान। इसकी क्या ट्रिक बताई थी? पुश, केरल, पंजाब, यूपी, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा और केरल। पंजाब, यूपी, सिक्किम, हरियाणा, केरल। पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम, केरल। इसकी ट्रिक क्या है? पुश, केरल। अब पूछे राजस्थान फाउंडेशन के कौन से सेंटर है? 5 जो भारत में है, उसकी ट्रिक है पुश, केरल। विदेशों में कौन से चैप्टर है? 9 चैप्टर है, उसकी ट्रिक है साउथ अफ्रीका की बैरन कहाँ कूद गई? कुएं में। फिर बोली ओम नमः शिवाय। फिर न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, कनाडा। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2000, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। उसी दिन क्या एस्टेब्लिश हुआ था? राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? 30 मार्च 1949 है, 49 है क्या? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का एकीकरण पड़ा होगा, पड़ा है? 30 मार्च कब पढ़ाया था? 1949 है, 1950 है? 1949 है, 49 है, 1949 है। 30 मार्च 1949 क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। ठीक है, इस दिन इस मुख्यमंत्री कौन थे? इस दिन राजस्थान दिवस जब मनाया था, मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान जो है, जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान में 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, और राज प्रमुख कौन था? सवाई मान सिंह। ठीक है, याद रखना। एक जिला एक उत्पाद, ये कर लोगे याद? ये रिवाइजन कराऊं? कराऊं ये एक बार बोल दूं? देखो, अजमेर किसके लिए? ग्रेनाइट के लिए। अजमेर का पड़ोसी किशनगढ़ किसके लिए? ग्रेनाइट के लिए। ऐसे याद रख लो। किशनगढ़ के पास क्या आता है? अजमेर। किसके लिए आएगा? ग्रेनाइट, मार्बल। पहला याद हुआ। अलवर ऑटोमोबाइल। कोटपुतली रोड के पास क्या पड़ता है? अलवर। ए से अलवर, ए से ऑटोमोबाइल, ए से अलवर, ए से ऑटोमोबाइल। बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट क्या पास में? बालोतरा। बालोतरा तो है वस्त्र के लिए, बाड़मेर है कसीदाकारी के लिए। पहले क्या पहनेंगे? वस्त्र, फिर उस पर क्या होगी? कसीदाकारी। ठीक है, बाड़मेर वस्त्र के लिए, बालोतरा कसीदाकारी के लिए। बालोतरा वस्त्र के लिए, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, इधर आ जाओ। बालोतरा वस्त्र के लिए, बाड़मेर कशीदाकारी। सबसे पश्चिमी शोर पर क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर में क्या है? कशीदाकारी। कशीदाकारी होके क्या बन गया? वस्त्र। ठीक है, कशीदाकारी बाड़मेर, बालोतरा वस्त्र के लिए, बालोतरा वस्त्र के लिए, कशीदाकारी के लिए बाड़मेर के लिए। बांसवाड़ा मार्बल के लिए। ये इधर वाला बेल्ट है ना, देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, जालोर, सिरोही वगैरह, ये किसके लिए है? मार्बल के लिए। ये नीचे वाला जो बेल्ट है वो किसके लिए है? मार्बल के लिए। ठीक है, हो गया? चलो
बाकी का कल पढ़ेंगे। एक बार देख लेना।